नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो जैसे हम लोग अभी जानते हैं आप लोग कि बीपीएससी का जो 71 का पीटी क्रैश कोर्स है वो हम लोग अभी चला रहे हैं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री का जो कोर्स है वो भी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ पैरेलली हम लोग पॉलिटी का भी कोर्स आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉलिटी में हमने अभी डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। जितना भी एक्ट था, चाहे वो चार्टर एक्ट हो, रेगुलेटिंग एक्ट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो, वो सारा एक्ट हमने अच्छे से क्या किया था, डिस्कस किया था। और वहाँ से क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, तो आपको वो मतलब जो सेक्शन है वो सेक्शन आपको छोड़ना नहीं है, उसको अच्छे से क्या करना है, रिवाइज करना है। फिर अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर आज का जो टॉपिक डिस्कस करें, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था। जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक्स में फंडामेंटल राइट्स भी देखा था, लेकिन उसको अच्छे से डिस्कस नहीं किया था। बाकी उसके जो रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स थे, वो आर्टिकल्स हमने ओवरव्यू एक तरीके से देख लिया था, जहां से आपसे क्वेश्चन पार्ट्स के बारे में पूछा जाता है। एक हमने ट्रिक भी बताया, उस ट्रिक से हमने पार्ट्स को भी याद किया था। वो ट्रिक आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या होता है, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है, इलेक्शन कमीशन आपको कौन से पार्ट में रहता है, या मतलब आपको इमरजेंसी प्रोविजन पूछ दिया था, कौन से पार्ट बिलोंग करता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज जो हमारा क्लास है वो शेड्यूल पर है। तो आप जानते हैं कि कितना जिस समय मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था और आज का जो शेड्यूल की बात करें, तो आप जानते हैं पूरा जो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितना है, 12 है। तो शेड्यूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो सारा शेड्यूल में क्या क्या आपको दिया गया है, वो आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है पॉलिटी सेक्शन में। तो अगर हम शेड्यूल की बात करें, फर्स्ट शेड्यूल, तो फर्स्ट शेड्यूल क्या आपको, जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में आपको दिया गया है। किसके बारे में दिया गया, पहले शेड्यूल हम लोग डिस्कस कर ले, उसके बाद जो ट्रिक है शेड्यूल को आप कैसे याद करेंगे, वो ट्रिक भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर अगर सेकेंड शेड्यूल की बात करें, तो इसमें पार्ट ए, जिसमें कि सैलरी और इमोल्यूमेंट्स के बारे में, मतलब जो प्रेसिडेंट गवर्नर का जो सैलरी होता है। चाहे आप अगर देखें यहाँ पर बी पार्ट को तो ओमिट कर दिया गया, ये पार्ट आपको याद नहीं रखना। बाकी ये याद रखना, सेकेंड शेड्यूल में आपको सैलरी के बारे में बताया जाता है, इसमें कि प्रेसिडेंट का सैलरी, गवर्नर का सैलरी। फिर अगर देखें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का सैलरी हो गया, जो कि लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, ये सारे मतलब जो मेंबर होते हैं उनका सैलरी भी आपको इसमें बताया जाता है। फिर अगर देखें यहाँ पर, अगर सैलरी जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में जो सैलरी होता है, उनके सैलरी के बारे में दिया गया होता है। फिर अगर पार्ट ई की बात करें, तो यहाँ पर भी आपको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में दिया जाता है। तो क्या होता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि शेड्यूल 2 में मतलब क्या दिया जाता है, क्या बताया जाता है। और उसके साथ यही पूछ दिया जाएगा किसके बारे में, किस मतलब जो आपको एग्जीक्यूटिव है या किसके बारे में, किस इंडिविजुअल के बारे में सैलरी बताया जाता है, किस पोस्ट के बारे में। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देखें हम लोग थर्ड शेड्यूल, तो थर्ड शेड्यूल हमारे क्या, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन। मतलब आप जानते हैं, अगर जैसे कोई भी गवर्नमेंट चुना जाता है, कोई भी सरकार बनता है, तो एक अगर ओथ लिया जाता है, चाहे आप मतलब जज की बात करें, चाहे प्रेसिडेंट की बात करें, प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो आपको ओथ लेना क्या होता है, जरूरी होता है। तो वो जो ओथ लिया जाता है वो आपको थर्ड शेड्यूल के अंदर आता है। तो अगर थर्ड शेड्यूल में देखें, इसमें लेजिस्लेचर का, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो, चाहे वो मतलब पार्लियामेंट का जो एमपी हो, वो सारा आपको किसमें, थर्ड शेड्यूल में दिया जाता है, मिनिस्टर का, जजेस का। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। फिर अगर फोर्थ शेड्यूल की बात करें, तो इसमें कितना सीट्स दिया जाता है। आप जानते हैं कि राज्यसभा में जो स्टेट को, यूनियन टेरिटरीज को आपको क्या दिया था, एक सीट एलोकेट किया जाता है। वो कितना नंबर ऑफ सीट दिया जाता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर बीपीएससी का एग्जाम का तैयारी करें तो आपको ये भी याद रखना होगा बिहार का कितना सीट्स आपको एलोकेट किया गया है, किसमें, राज्यसभा में। तो वो सीट्स का एलोकेशन आपको दिया जाता है किसमें, फोर्थ शेड्यूल में। फिर अगर तो उसी तरीके से हम फिफ्थ शेड्यूल की बात करें, तो फिफ्थ शेड्यूल में क्या जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में जितना भी एरियाज है, उस एरियाज के बारे में किस तरह से एडमिनिस्टर करना है, किस तरह से एरिया को चलाना है, वो सारा आपको फिफ्थ शेड्यूल में दिया जाता है। फिर अगर उसी तरह से सिक्स शेड्यूल की बात करें, तो इसमें भी आपको जो ट्राइबल एरियाज है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आप जानते हैं, जैसे कि मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ये सब सारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उस स्टेट्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताया जाता है किसमें, सिक्स शेड्यूल में। फिर उसी तरह से हम सेवेंथ शेड्यूल की बात करें, तो सेवेंथ शेड्यूल में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, किसके बीच में, स्टेट और यूनियन। ये एग्जाम में पूछा गया था सेवेंथ शेड्यूल। इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि स्टेट का एक अपना लिस्ट होता है जिसे स्टेट लिस्ट बोलते हैं, और जो सेंटर का अपना लिस्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं। उसी तरह से या यूनियन लिस्ट बोलते हैं। और कंकरेंट लिस्ट क्या होता है दोस्तों, करंट लिस्ट होता है, इसमें स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर होता है कि वो आपको इसमें नियम कानून बना सकती है। लेकिन इसमें जो सबसे पहले जो आपको कानून बनाने का जो पूरा पावर होता है वो किसके पास होता है, सेंटर के पास होता है। अगर सेंटर इस पर कानून बना ले तो स्टेट आपको कानून नहीं बना सकती है। तो ये आपको किसमें दिया जाता है, ये पूरा विभाजन, पूरा डिवीजन दिया जाता है, सेवंथ शेड्यूल में दिया जाता है। उसी तरह से एट शेड्यूल क्या हमारा, इसमें आपको 22 लैंग्वेज, आप जानते हैं कि जो एट शेड्यूल जो हमारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, एट शेड्यूल में से कितना लैंग्वेज है, अभी तक जो देखे 22 लैंग्वेज है।
वो पूरा 22 लैंग्वेज के बारे में आपको दिया जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर 9th शेड्यूल की बात करें, इसमें क्या दिया था, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, मतलब जो जो एक्ट्स और रेगुलेशन दिया गया उसका वैलिडिटी क्या है, वो सारा आपको किसमें 9th शेड्यूल में दिया जाता है। आप जानते हैं जो आपको लैंड रिफॉर्म जो एक्ट था जो समय बनाया गया था आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, वो भी आपको 9th शेड्यूल में ही डाला गया है, जिस पर बहुत ज़्यादा मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट सब है आपको, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर अगर 10th शेड्यूल की बात करें तो ये 10th शेड्यूल आप जानते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, आपने सुना होगा एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो ये 10th शेड्यूल इसके बारे में दिया जाता है, इसमें किसी तरह का डिस्क्वालिफिकेशन अगर किसी भी मिनिस्टर का हो गया या मतलब कोई भी एमपीज है या एमएलएज है, तो ये आपको सब चीज़ जो किसमें लिखा गया है, दिया गया है, ये पूरा 10th शेड्यूल में दिया गया है। उसी तरह से हम 11 शेड्यूल की 11th शेड्यूल की बात करें, इसमें पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, पंचायत का होगा। इसमें 29 सब्जेक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे पंचायत के बारे में। आप जानते हैं कि स्पेशल अलग से एक सिलेबस में ही मेंशन है पंचायत म्यूनिसिपैलिटी, जो कि एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन वो उस सेक्शन से आपको मिलते हैं। तो पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये जी आपको ध्यान रखना, पंचायत जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायत पूरा को, तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको याद रखना। उसी तरीके से हमारा 12th शेड्यूल है, उसमें आपको जानते हैं कि इसमें म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बताया गया, इसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ये क्या किया था, इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स है। कितने शेड्यूल्स है, 12 शेड्यूल्स है, आपको यह याद रखना। अगर आप इसे याद कर लेते तो अच्छी बात है, नहीं तो एक ट्रिक भी है, उस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। उस ट्रिक का क्या नाम है दोस्तों, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा ट्रिक है, बहुत सारे स्टूडेंट को वो चीज याद नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पर अगर देख ले, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम क्या है, यहाँ पर आपको अगर बात करें, एक आपको याद रखना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो अगर यहाँ पर देखें, इस हर एक जो आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया है, इस सेंटेंस में जो पूरा वर्ड है, उस हर एक वर्ड का एक अलग अलग मीनिंग है। देख सकते हैं 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 पूरा है। अगर यहाँ पर हम पीछे से अगर यहाँ चले तो आप जानते हैं पी से क्या होता है, यहाँ पर पंचायत हो जाता है। क्या होता है यहाँ पर, ये पंचायत हो गया। फिर उसी तरह से देखें तो ये क्या हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज हो गया, जो हमने बात किया 73rd 74th के बारे में, म्यूनिसिपैलिटीज हो गया। फिर अगर उसी तरह से यहाँ पर देखें टी, तो आपको टेरिटरी के बारे में दिया जाता है, इसमें यूनियन टेरिटरी और स्टेट के बारे में बताया जाता है। ई क्या होगा, इमोलूमेंट्स, हमने बात किया ना, इमोलूमेंट्स मीन्स क्या होता है, जो सैलरी के बारे में बात किया जाता है 2nd शेड्यूल में। 3rd में हमने क्या बात किया था, ओथ एंड अफर्मेशन। तो अफर्मेशन या ओथ को क्या बोला जाता है, जो भी मिनिस्टर कोई भी मतलब अपना जो सरकार बनाते हैं तो उनको एक ओथ लेना पड़ता है, वो ओथ के बारे में। फिर आर से क्या होगा, राज्यसभा में जो सीट्स एलोकेट किया जाता है, राज्यसभा में, राज्यसभा की अगर बात करें तो सीट जो एलोकेट किया जाता है किसको, स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को, उसके बारे में यहाँ बताया जाता है। उसी तरह से एस क्या हो गया है, एस के जो स्पेशल मतलब जो आपको बनाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है शेड्यूल एरियाज का, अदर ट्राइबल एरियाज का, वो एस में आ गया। फिर अगर ओ देखें यहाँ पर, तो वो हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर है अदर शेड्यूल ट्राइब्स, जो हमने नॉर्थ ईस्टर्न 8 स्टेट्स की बात की, अदर शेड्यूल ट्राइब्स हो गया। फिर अगर एफ की हम लोग बात करें तो एफ क्या होगा, फेडरल सब्जेक्ट, जो स्टेट और सेंटर के बीच में जो रिलेशन होता है, कौन कौन सा लिस्ट होता है, वो लिस्ट आपको यहाँ पर बताया जाता है फेडरल लिस्ट के बारे में। फिर अगर यहाँ पर देखें तो ये कितना हो गया, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, ये 8 हो गया। तो 8 में हमने क्या बात किया था, ऑफिशियल लैंग्वेज, जो शेड्यूल्स में आपको दिया गया लैंग्वेज के बारे में, 22 लैंग्वेज है, वो आपको बताया जाता है उससे। फिर अगर एल से हम लोग बात कर ले, जो कि आपको 9वें नंबर पर एल है, तो एल से क्या होगा, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। जैसे हमने बात किया ना 9th शेड्यूल में कुछ कुछ लैंड रिफॉर्म्स को आपको रखा गया है, जिसमें कि मतलब सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का पावर नहीं होता उस चीज़ को, उस पर कोई जजमेंट दे दो। तो ये भी बहुत एक मतलब विवादित चीज़ था, जो 9th शेड्यूल की बात करेंगे आगे। फिर अगर डी से देखें तो यहाँ पर डिफेक्शन लॉ, जो एंटी डिफेक्शन की बात करते हैं 10th शेड्यूल में, वो दिया गया। बाकी 11th 12th हमने डिस्कस किया पंचायत म्यूनिसिपैलिटी। तो ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक से आप कभी नहीं भूलिएगा। मैंने भी ट्रिक जब याद किया, जब समझा, तो आज तक शेड्यूल्स मेरा कभी गलत नहीं हुआ एग्जाम में। तो ये शेड्यूल्स आपको याद रखना होगा, इससे क्या होगा, कभी आप गलत नहीं कर सकते। कुछ कुछ जगह आपको निमोनिक्स पर ही एग्जाम मतलब कि आपको निकालना पड़ेगा, हर एक चीज आप याद नहीं रख सकते हैं, कभी ट्रिक या निमोनिक्स आपको याद करना पड़ता है। ये हमने आज डिस्कस कर लिया। फिर अगर उसी मतलब स्लाइड में आगे बढ़े अगर, तो फेडरल फीचर्स होता है। फेडरल फीचर्स क्या होता है दोस्तों, कि सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन होता है, किस तरह से स्टेट को चलाया जाता है, सेंटर को, इसको फेडरल फीचर्स बोला जाता है। तो अगर फेडरल फीचर की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम में अगर पूछ दिया गया तो पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये आपको 3 लिस्ट में दिया गया, जो हमने बात किया यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, उसको अपना एक मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिस्ट दिया गया, उस लिस्ट के अनुसार उसको क्या करना, कानून बनाना है। ये जो आपको यहाँ पर लिखा गया। फिर फेडरल फीचर्स की अगर नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, इसमें
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो संविधान है, वो क्या है, पूरी तरह से रिटेन है, लिखा हुआ है। ये भी इसका एक फेडरल फीचर्स है। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, फेडरल फीचर्स आपको पूछा जाता है। अगर यहाँ देखें तो जो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें अमेंडमेंट्स आपको उतना ज़्यादा टफ भी नहीं, उतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। मतलब अमेंडमेंट के लिए आपको थोड़ा सा, मतलब कि आप जानते हैं स्पेशल मेजोरिटी होता है, मतलब जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, बहुत सारा मेजोरिटी आपको पास करना पड़ता है। फिर अगर देखें तो हमारा क्या इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, ये हमारा इसेंशियल फीचर्स है किसका, फेडरल फीचर्स का। तो कभी कभी एग्जाम में आपको डिफरेंस पूछ देता है फेडरल फीचर्स का या यूनिटरी फीचर्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो ये आपको याद रखना। प्लस हमारा यूनिटरी फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूनिटरी फीचर्स में क्या आ जाता है, सिंगल सिटीजनशिप, जो पूरे देश को एक यूनाइट करता है, वो एक यूनिटरी फीचर्स का आपको रोल होता है। तो यूनिटरी फीचर्स की अगर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इंडियन को क्या, तो सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पर दिया जाता है। आप जानते हैं इंडिया में सिंगल सिटीजन चलता है, जैसे आप अमेरिका में देख लो, वहाँ डबल सिटीजन, वहाँ सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, वहाँ पर स्टेट का अलग सिटीजनशिप होता है और पूरा सेंटर का एक अलग होता है। फिर अगर देखें सेंट्रल क्या कर सकता है, अपना कंकरेंट लिस्ट पर भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रूल बना सकता है। फिर रेसिड्यूरी जो पावर होता है, जो पावर जैसे बच गया, जैसे आज के समय साइबर क्राइम हो गया, एआई का यूज हो गया, उस पर सेंटर के पास ही पावर, रेसिड्यूरी पावर है। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होता है, कल्चर डेवलप होता है, तो कुछ कुछ नया सोसाइटी में क्रिएट होता है, वो आपको जो उस पर कानून बनाया जाता है वो सेंटर के द्वारा बनाया जाता है। ये रेसिड्यूरी पावर, ये आपको ध्यान रखना। फिर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया हमने, जो कि मतलब आपको लिखित जो यहाँ पर दिया गया, सेंटर को आपको ज़्यादा यहाँ पर पावर दिया जाता है। और ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर के लिए भी, स्टेट के लिए भी, एक ही संविधान है जो कि स्टेट और सेंटर दोनों के लिए लिखा गया। फिर द प्रोक्लेमेशन देखें, नेशनल इमरजेंसी। आप जानते हैं जो नेशनल इमरजेंसी लगाया था उसमें एक यूनिटरी मतलब पावर हो जाता है, सेंटर का ही पूरा मतलब कानून बनता है। जो अगर किसी तरह का अगर स्टेट आपको इमरजेंसी हो गया, या प्रेसिडेंट रूल भी जिसे बोला जाता है। फिर अगर यहाँ पर देखिए राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में भी क्या है, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है पॉपुलेशन के बेसिस पर। फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि जो राज्यसभा में है वो 12 मेंबर को, 12 मेंबर को नॉमिनेट करे, जो हमने बात किया था किससे, लिटरेचर से, आर्ट से, साइंस से और सोशल सर्विस से, हमने बात किया था। उसी तरह गवर्नर का पावर होता है किसमें, स्टेट में, जिसमें हमने क्लास बात किया था, ये ट्रिक याद रखना, क्लास, जिसमें ये सब सेम है, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, ये इससे क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये चीज़ आपको टर्म यहाँ पर याद रखना है। फिर अगर देख गवर्नर जो होता है स्टेट का, वो किसके द्वारा अपॉइंट किया था, प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि मतलब आपको जो मतलब जो वो क्या होता है, एक सेंट्रल का भी मतलब उसमें पूरा रोल होता है, सेंटर का ही गवर्नर, आप जानते हैं पूरा सेंटर के ही मतलब कि उस पर चलता है नियम कानून पर। तो ये आपको गवर्नर का जो रूल है वो याद रखना है, जो कि मतलब वो भी क्या है, यूनिटरी फीचर्स है। फिर अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सिंगल जुडिशियरी होता है हमारा, जो मतलब एपेक्स कोर्ट होता है, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो एक यूनिटरी आपको फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर उसी तरीके से अगर देखें यहाँ पर तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये भी क्या है कि पूरे स्टेट और यूनियन सबका इलेक्शन करवाते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए। फिर से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, वो आप जानते हैं स्टेट का तो अलग नहीं होता, वो सेंटर का होता है, पूरे मतलब जितना भी जो अकाउंट का जो चीज़ होता है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर करवाया जाता है। तो ये चीज़ आपको यूनिटरी फीचर्स है। तो फेडरल फीचर्स और यूनिटरी फीचर्स दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है। तो अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर अगर डिस्कस करें आगे, हमारा क्या है, प्रियम्बल, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम का, प्रियम्बल। तो अगर प्रियम्बल की हम लोग बात करें तो प्रियम्बल आपको दोस्तों याद होना चाहिए। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी और किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स का, तो प्रियम्बल से डायरेक्ट क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है। तो अगर हम प्रियम्बल की यहाँ पर बात करें तो ये मैंने यहाँ पर प्रियम्बल लिया है, ये आपको प्रियम्बल याद होना चाहिए। इसमें क्या लिखा गया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली डिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, क्या सिक्योर करना है, justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status, opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, hereby adopt, enact and give ourselves to this Constitution. तो हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि प्रियम्बल जो आपको लिया गया था वो 26 नवंबर को ये अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लिखा गया, बाद में इस प्रियम्बल को आपको लिखा गया, और इस प्रियम्बल में वही चीज दिया गया जैसे आप किसी चीज का समरी पढ़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, आपको पता चल जाता है ना, किताब का अगर कॉन्टेक्स्ट या इंडेक्स पढ़ लिया, आपको पता चलता है इस किताब में क्या लिखा गया। तो वही चीज प्रियम्बल में पूरा चीज लिखा गया, इससे पता चल जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में किसके बारे में लिखा गया। तो ये एक ओवरव्यू है, एक इसे मतलब समरी बोला जाता है, इसे आइडेंटिटी कार्ड भी बोला जाता है। तो बहुत सारा नाम आपको प्रियम्बल को दिया गया, वो भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए। ये जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया गया ये भी आपको याद होना चाहिए, सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो इतना आप लोगों ने यहाँ समझ लिया प्रियम्बल। अगर हम यहाँ प्रियम्बल का जो फीचर्स है वो देख सकते हैं यहाँ पर,
तो हमने जो बात किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में, जो कि आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा या मतलब पास किया गया था, तो ये प्रियम्बल को ही दर्शाता है। इसमें प्रियम्बल का ही जो पूरा जो इसमें देख सकते हैं जो भी चीज़ दिया गया वर्ड, वो सारा इस आपको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में भी था, जो कि अमेंड किया गया था 1976 में। एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों, उसमें 3 वर्ड ऐड किया गया था। कितना शब्द ऐड किया गया था? वर्ड, 3 वर्ड ऐड किया गया था। वो वर्ड क्या है इसमें? और वहां पर देखे तो उस वर्ड में ऐड किया गया था, आप जानते हैं, जिसमें सोशलिज्म भी ऐड किया गया था, सेकुलरिज्म भी ऐड किया था, और इंटीग्रिटी ऐड किया गया था। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल देखें, इसमें हर एक टेक्स्ट के बारे में क्या होता है आपको जानकारी होना चाहिए। इसमें पूछ दिया जाए, जैसे वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये टेक्स्ट आपको शुरू किया गया कहाँ से? वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये आपको पूरा टेक्स्ट उसमें दिया गया, जो हमने अभी क्या किया था, डिस्कस किया था। फिर अगर देखिए कौन से स्कॉलर्स ने किस नाम से मतलब जाना है, किस नाम, कौन सा नाम दिया है प्रियम्बल को, तो जैसे एन.ए. पालकी वाला, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। एन.के. पालकी वाला जो एमिनेंट जूरिस्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी थे, इन्होंने प्रियम्बल को क्या क्या आइडेंटिटी कार्ड बोला ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अगर जो प्रियम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर बेस्ड है, जो कि पंडित नेहरू द्वारा आपको अडॉप्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया, पंडित नेहरू द्वारा वो बनाया गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। फिर प्रियम्बल है वो इनफोर्सेबल नहीं है। ये चीज पूछा जाता है एग्जाम में कोर्ट ऑफ लॉ में, मतलब ऐसा नहीं कि आपका कोई राइट वायलेट हुआ, प्रियम्बल आप लेकर कोर्ट में चल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बोलेगा मेरा राइट्स वायलेट हुआ, वो आपको वहां पर सुनवाई नहीं होगा। तो ये इनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट्स में, तो ये चीज ध्यान रखना है। प्रियम्बल एक ही बार अडॉप्ट हुआ, आज तक की बात करें, जो आज तक जो प्रियम्बल अडॉप्ट हुआ एक ही बार मतलब अमेंड हुआ है, मतलब अमेंड किया गया है, संशोधन किया गया। कब? 1976 में बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 42वां जो संशोधन था 1970 उसमें किया गया है। ये याद रखना, इसमें ट्रिक है 4 + 2 क्या होता है? 6 होता है 1970। उसी तरह से 4 + 4 8, 44th 1978, ये 42nd क्या? 1976। एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ जिसमें 3 न्यू वर्ड्स, हमने बात किया ना, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 नए शब्द उसमें ऐड किए गए थे। वो अगर देखें तो वो अमेंडमेंट आपको वैलिड है आज भी। द केस ऑफ डाउट सुप्रीम कोर्ट हैज रेफर्ड द प्रियम्बल टू इलैस्ट्रेट वेग एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि आप प्रियम्बल, आपका अगर किसी तरह से वायलेट होता है राइट्स, तो आप नहीं आ सकते प्रियम्बल को लेकर। लेकिन अगर किसी तरह का कंफ्यूजन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में, तो प्रियम्बल को एक बेसिस लेकर उसे मतलब कि एक जजमेंट दिया जा सकता है, उसको मेन बेसिस आपको मानकर कॉन्स्टिट्यूशन को समझा जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ये चीज आपको ध्यान रखना। कुछ केसेस आपको याद रखने, जैसे बेरुबाड़ी केस, केशव नंदा भारती केस। तो जैसे बेरुबाड़ी केस में क्या किया गया था दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल वाज नॉट, इसमें बोला गया था कि प्रियम्बल आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। किसमें? बेरुबाड़ी यूनियन केस में। लेकिन फिर से जो केशव नंदा भारती केस हुआ था 1973 की अगर बात करें, उसमें इसको बताया गया था ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। किसका? प्रियम्बल किसका पार्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन का आपको ये पार्ट है। तो इतना बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो देख सकते हैं प्रियम्बल से क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है हर एक साल। तो देखिए यहाँ पर आपको बीपीएससी में पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड प्रियम्बल, इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये हमने बोला ना क्रोनोलॉजिकल, आपको पूरा प्रियम्बल याद होना चाहिए, तब प्रियम्बल से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इंडिया इज ए सॉवरन कंट्री बिकॉज प्रियम्बल ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया रिपब्लिक ऑफ पीपुल वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ये सॉवरन क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये प्रियम्बल बनाया, हम लोगों के साथ ही ये पास हुआ, हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, तो हम लोग पावर जो क्या है वो पीपुल के पास है। तो ये जी आपको ध्यान रखना, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। द एक्सप्रेशन जो सोशलिस्ट है वो कब आपको अडॉप्ट किया गया था? हमने बात किया था 42वां जो 42nd अमेंडमेंट था। अगर हम टाइम ईयर की बात करें तो 1976 था। तो यहाँ 4 + 2 क्या होगा? 6 हो गया। तो ये डेट आप कभी नहीं भूलेंगे, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। ये सिंपल, मतलब बहुत सिंपल ऑप्शन है, जो मतलब एग्जाम में अगर इसे गलत कर देते तो मतलब थोड़ा सा सिलेक्शन का चांस कम हो जाएगा। ये सब ऑप्शन आपको गलत नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ट्रू अबाउट, तो सीक्वेंस हमने बात किया था, ये बात किया था सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक। ये सीक्वेंस आपको यहाँ क्या होना चाहिए? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये याद होना चाहिए, जो कि आपको सीक्वेंस दिया गया है। तो ये हमारा क्या था? प्रियम्बल के बारे में था। उसी तरह से नेक्स्ट देखें दोस्तों, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब किस तरह से स्टेट और यूनियन टेरिटरी का इवोल्यूशन। आज जो हम देख रहे हैं 28 जो राज्य है, चाहे 8 यूनियन टेरिटरीज है, वो आज जितना उतना उस समय नहीं था। जिस समय देश आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस हुआ था, उस समय उतना नहीं था। उस समय जानते 14 आपको स्टेट था मेनली, अगर वहाँ पर देखें हम लोग तो 14 वो स्टेट था आपको। तो इसमें हम बात करेंगे कौन कौन से कमीशंस, कमिटी बनाया गया था उस स्टेट को, जो आज के समय जो स्टेट देखते हैं डिवीजन जो किया गया, किस कमिटी के बेसिस पर किया, क्या उनका रिकमेंडेशन था। एग्जाम में ये आपसे पूछा जाता है। तो ये 3 कमिटी उस समय बना था। जैसे आज हम स्टेट का डिवीजन देते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उस समय बनाया गया था, लेकिन उससे पहले ये कमीशन बना था।
तो सबसे पहले कमीशन देखेंगे, उसमें अंदर कितने मेंबर थे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और क्या उनका रिकमेंडेशन था, क्या उन्होंने व्यू पॉइंट दिया था, वो चीज़ हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो अगर हम एस के धार, सबसे पहले एस के धार कमीशन की बात करें, सबसे पहला कमीशन है एस के धार कमीशन। 1947 में ये क्या हुआ था, आपको बना था कमीशन। ये मतलब स्टेट को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए, या लैंग्वेज के बेसिस पर किया जाए या एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर किया जाए। इन्होंने मतलब बोला गया था कि एक लैंग्वेज पर एक स्टेट को बनाया जाए, मतलब एक भाषा उस पर एक स्टेट, लेकिन इस तरह से अगर बनाया जाए तो इंडिया में बहुत सारा स्टेट हो जाएगा। तो इसने क्या किया, उस बेसिस को इसने क्या रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज को, तो ये इसके धार कमीशन आपको खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट कमीशन आपको बना था जेबीपी कमेटी। इसको क्या बोला था, जवाहरलाल नेहरू, इसमें जो मेंबर थे उसी के नाम पर ये कमेटी रखा गया, जेबीपी कमेटी। इसका अगर देखें यहाँ पर जयपुर सेशन में आपको 94 में कमेटी को आपको गठन किया गया था, कमेटी का गठन किया गया था। इसमें अगर देखें तो जेबीपी क्या होगा, जे से हो गया जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ वल्लभ भाई पटेल, और पी से क्या होगा, पट्टाभी सीतारमैया। तो ये 3 मेंबर थे कमेटी के। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पर रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पर हम स्टेट नहीं बना सकते, नहीं तो क्या होगा, हमारा पूरा यूनिटी जो इंडिया का वो खतरे में आ जाएगा। हम पूरा एकता एक नहीं मेंटेन कर सकते, यूनिटी मेंटेन नहीं कर सकते, तो लैंग्वेज के बेसिस पर उन्होंने रिकमेंड नहीं किया। फिर अगर फजल अली कमीशन की बात करें, ये लास्ट कमीशन था। अगर देखें तो उस समय बीच में क्या हुआ था, आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में एक मतलब जो उस समय एक स्टेट का गठन हुआ था, आंध्रा स्टेट का। तो उस आंध्रा स्टेट के गठन के बाद क्या, फजल अली कमीशन को बनाया गया, क्योंकि उस समय जानते हैं बहुत सारा स्टेट बोलते थे नहीं हमको अलग मतलब प्रांत चाहिए अलग, आज भी जानते हैं नागा जैसे हैं तो वो बोलते हैं मेरा अलग स्टेट चाहिए। जैसे अभी बहुत समय चर्चा होता, पंजाब में ही देख लो खालिस्तान का हो गया। तो ये सब स्टेट का जो मुद्दा है वो आज भी दोस्तों उठ रहा है। लास्ट जो हमारा सबसे लास्ट जो स्टेट बना, तेलंगाना बना था, आप जानते हैं आंध्र प्रदेश का जो पार्ट था। फिर अगर देखें फजल अली कमीशन ने क्या किया था, यहाँ पर क्रिएशन ऑफ स्टेट तो बनाया था, वो बोले लिंग्विस्टिक बेसिस पर करेंगे, लैंग्वेज के बेसिस पर हम भाषा के बेस के तो मतलब जो बेसिस हमारा उस पर हम स्टेट बनाएंगे। लेकिन उसमें सिर्फ भाषा ही नहीं होगा, उसमें क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन है, कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, कल्चर कैसा है उस स्टेट के लोगों का, उस बेसिस पर हम क्या करेंगे, स्टेट को रीऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसके बेसिस पर स्टेट आपको क्या हुआ, रीऑर्गेनाइज हुआ, जो कि 1953 में यह कमीशन आपको गठित हुआ था। रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आपको यहाँ से बना। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, 3 कमीशन के बारे में, कब इसका गठन हुआ, कौन इसमें मेंबर थे। फिर अगर देखें जो जो स्टेट आपको बनाया गया था, कौन सा स्टेट बनाया गया था यहाँ पर, जो स्टेट यहाँ पर बनाया गया था, सबसे पहला जो स्टेट था उसमें 1956 की अगर बात करें यहाँ पर, तो उसमें 14 स्टेट था, 6 यूनियन टेरिटरी था। जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय इतना स्टेट और इतना यूनियन टेरिटरीज था। आंध्र प्रदेश देखें तो सबसे पहला क्रिएट किया गया आंध्र प्रदेश इन 1953, और केरला 1956। तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपको स्टेट का फॉर्मेशन का डेट ही पूछ दिया जाता है, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन बना दिया गया या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना गया। तो आपको ये चीज याद रखना है, ये मतलब बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन भी होता है। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, चाहे यूबीपीसीएस दे रहे, कोई भी स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। जैसे 1956 की बात करें तो कर्नाटका को क्रिएट किया गया था, 1960 में बॉम्बे को क्रिएट किया गया था। पहले गुजरात महाराष्ट्र एक ही स्टेट था, उसको अलग करके गुजरात महाराष्ट्र बनाया गया जो 1960 में। फिर 1960 में 62 में क्या हुआ, नागालैंड को क्रिएट किया गया सेपरेट स्टेट। 1966 में हरियाणा को क्या किया, पंजाब से निकाल कर आपको एंड चंडीगढ़ से एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। चंडीगढ़ जानते हैं यूनियन टेरिटरी है आपको, तो हरियाणा पंजाब को क्या किया गया, आपको अलग किया गया। ये लैंग्वेज के बेसिस पर भी हुआ था। 1970 की बात करें तो यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश को आपको स्टेट का एक स्टेटस दिया गया, पहले ये यूनियन टेरिटरी था, इसको स्टेट का दर्जा दिया गया। फिर 1971 की बात करें तो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। फिर 1974 की बात करें सिक्किम को आपको अलग से एक यूनियन इंडियन यूनियन में आपको जोड़ा गया। कौन से अमेंडमेंट हुआ था उस समय, 36 36वां जो संशोधन हुआ था, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, उसमें सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया गया था। फिर अगर 1986 की बात करें तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आपको स्टेट का दर्जा दिया गया। फिर 1987 की बात करें तो गोवा आपको आया उसमें 1987 में। फिर 2000 की बात करें तो आप जानते हैं उसमें 2000 में जो बिहार और झारखंड में भी आपको विभाजन हुआ था, तो बिहार झारखंड अब देख सकते अलग अलग स्टेट आपको फॉर्मेशन हुआ, जो कि 15 नवंबर को, वो भी डेट आपको याद रखना। और करंट अफेयर्स में पूछा भी जाता, 15 नवंबर को आप जानते हैं जो 2000 का ईस्वी था, अभी मतलब कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अभी जो एक नया दिवस भी शुरुआत किया, गौरव जनजातीय गौरव दिवस। तो वो भी किनके याद में किया जाता है, आप जानते हैं बिरसा, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। तो उसी के समय 15 नवंबर में उनका जन्म दिवस मनाया जाता। प्लस उसी दिन क्या हुआ था, ये दोनों स्टेट में विभाजन हुआ था, क्रिएट किया गया था। और बहुत सारा स्टेट किया गया, जैसे न्यू स्टेट छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, ये सब क्रिएट किया गया था। फिर अगर 2 जून 2014 की बात करें, ये लास्ट सबसे लास्ट था जिसमें स्टेट आपको क्रिएट किया गया था, तेलंगाना 29th स्टेट बना था।
आंध्र प्रदेश से सेपरेट हुआ था, हैदराबाद इसका कैपिटल था। अभी जानते हैं आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या हो गया, वो आप लोग बताइए। द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जो लास्ट अमेंडमेंट था 2019 का, आप जानते हैं पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, जो कि 2019 में किया गया, 5 अगस्त 2019। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो लेजिस्लेचर भी दिया गया जम्मू कश्मीर में, अभी इलेक्शन भी हुआ था हाल फिलहाल में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। प्लस अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें हम लोग यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में, तो कुछ कुछ आर्टिकल यहाँ डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों इस लेक्चर में, उसके बाद लेक्चर कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिटीजनशिप और इस बहुत सारे जो फैक्ट्स है उसके बारे में। तो यूनियन टेरिटरीज में क्या था, जो आर्टिकल 1 है, आप जानते हैं आर्टिकल 1 में क्या हमने बात किया था, लेकिन कुछ कुछ आर्टिकल को आपको क्या डीपली आपको पढ़ना है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आर्टिकल 1 की बात करें तो आर्टिकल 1 में क्या बताया जाता है, इंडिया डेट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ ए स्टेट। ये आर्टिकल में यह चीज बताया जाता है, इंडिया, इसमें भारत का भी चर्चा, इंडिया का चर्चा है, यूनियन ऑफ ए स्टेट। तो हमारा जो भारत बना है वो क्या है, स्टेट का मतलब कि सबका यूनियन बना है। जैसे आप अमेरिका देखते हैं तो स्टेट के पास पावर होता है, वो आपको अलग हो सकता है, लेकिन इंडिया में ये चीज़ नहीं है, स्टेट आपको सीड नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 1 क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज में आपको क्वालिफाई, जैसे टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट एट इंडिया। कोई फ्यूचर में अगर अलग टेरिटरी हम एक्वायर करते हैं फॉरेन लैंड से, वो भी हमारा क्या होगा, एक टेरिटरी का पार्ट होगा, इंडिया का पार्ट होगा। अगर आज के समय की बात करें तो 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, 9 नहीं है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। आर्टिकल 2 में क्या बताया जाता है आपको कि पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है कि यूनियन और इंडिया, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि कोई भी नया स्टेट आपको इस्टेब्लिश कर सकती है। और अगर आर्टिकल 3 की बात करें, ये एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, इसमें पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है कि कोई भी नया स्टेट तो फॉर्म कर ही सकती है, लेकिन कोई भी एक स्टेट को आपको 2 स्टेट में विभाजन कर सकती है, अलग अलग स्टेट बना सकती है। ये किसके पास पावर होता है, पार्लियामेंट के पास पावर होता है। स्टेट का एरिया को बढ़ा सकती है, एरिया को घटा सकती है, बाउंड्री क्या कर सकती है, एरिया का बढ़ा सकती है, एरिया जो स्टेट का नाम है वो राज्य का नाम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना, ध्यान रखना यूनियन और टेरिटरीज के बारे में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना है, याद करना है। फिर अगर नेक्स्ट देख ले सिटीजनशिप, तो ये लास्ट हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सिटीजनशिप क्या है दोस्तों, सिटीजनशिप की अगर देखें तो आप जानते हैं इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलता है, जो हर एक मतलब इंडिया के जो पर्सन्स को यहाँ पर दिया जाता है, जिसको डोमिसाइल है कंट्री में, टेरिटरी यहाँ पर रहते हैं, उनको यहाँ का जो सिटीजनशिप दिया जाता है। और इसमें बहुत सारा मेथड होता है, आप जानते हैं, एक हम लोग याद करेंगे ब्रांड, ये एक ट्रिक है आपको याद करना है। ये 5 तरीके से इंडियन सिटीजनशिप दिया जाता है। क्या है, बी से बर्थ हो गया, आर से रजिस्ट्रेशन हो गया, ए से क्या हो गया कि कोई भी मतलब एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी हो गया, मतलब कोई फॉरेन लैंड हुआ तो वहाँ के जो लोग हैं उसको सिटीजनशिप मिलेगा। एन से क्या होगा, नेचुरलाइजेशन हो गया, डी से डिसेंट हो गया, जैसे आपके माँ बाप हो गए, उनका जन्म यहाँ हुआ है, बर्थ यहाँ है, तो उनको मिलेगा। तो ये आपको 5 चीज़ याद करना है, एग्जाम में पूछा था ब्रांड के बारे में, तो ये चीज़ है। फिर अगर उसी तरह से देखें यहाँ पर किसी के अगर पेरेंट्स यहाँ जन्म लिए इंडियन टेरिटरी में, लेकिन इसमें कुछ डेट दिया है तो वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर पेरेंट्स की बात करें तो ऑर्डिनरी यहाँ डिसाइड कर रहे हैं, नॉट लेस देन 5 ईयर्स इमीडिएटली कमेंसमेंट, मत कॉन्स्टिट्यूशन जो समय आपको लागू हुआ था उसके बाद 5 साल कम से कम उसको यहाँ पर रहना होगा, तभी जाकर उनके जो जो चिल्ड्रन उनको सिटीजनशिप मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना। फिर ये सिटीजनशिप कौन से पार्ट 3 में है, और आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये फंडामेंटल राइट्स में आपको बताया जाता है, उनको फंडामेंटल राइट्स दिया जाता है। जानते हैं कि सिटीजनशिप और जो एलियंस होते हैं उनमें कुछ फंडामेंटल राइट्स कॉमन होता है, कुछ क्या होता है कि सिर्फ सिटीजन को दिया जाता है, कुछ किनको दिया जाता है, सिर्फ फॉरेन जो जहाँ पर रहते हैं उनको दिया जाता है, फॉरेनर्स जो रहते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, जो सिटीजनशिप है उनको 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 आर्टिकल उनको स्पेशली मतलब एक्सक्लूसिव राइट्स होता है, जो सिटीजन यहाँ के जो नागरिक होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा गया था। पार्ट 3 में होता है 5 to 11 होता है सिटीजनशिप राइट। फिर अगर देखें ओनली सिटीजनशिप और ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सब जितना ये पोस्ट है इसमें अगर आप सिटीजन हैं इंडिया के तभी जाकर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एम्प्लॉयमेंट जो होता है, गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो आप सिटीजनशिप है, यहाँ के नागरिक है, तभी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजन के पास ही राइट होता है कि वो वोट कर सकता है। फिर जो अमेंडमेंट जो एक्ट बना था सिटीजनशिप एक्ट की बात करें 1955 में, उसमें बताया गया कि एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इन द फॉलोइंग वेज, मतलब किस तरह से आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। तो कोई पर्सन इंडिया में जन्म लिया आफ्टर जनवरी 1950 वो सिटीजन होंगे इंडिया के, या उसके पेरेंट्स ने अगर यहाँ पर जन्म लिया है वो भी क्या होंगे, यहाँ के सिटीजन होंगे। फिर अगर दिखा गया ए पर्सन हु वाज आउटसाइड इंडिया और आफ्टर 26 जनवरी, मतलब 1950 के बाद जो मतलब बाहर रह रहे हैं, जो आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं, वो सिटीजन तो होंगे, लेकिन अगर देखे उसके पिता फादर सिटीजन थे, अगर उस समय जो जन्म हुआ था, पर्सन्स का बर्थ हुआ था, उस समय उसके फादर वहाँ के सिटीजन थे ने, उस जब वो अगर यहाँ पर मतलब आपको
रहेगा तब ये जाके आपको क्या मिलेगा, नागरिकता, वहाँ सिटीजनशिप मिलेगा। तो ये इतना डीप में मेनली नहीं पूछा जाता, ये आपको मेंस का पार्ट है, लेकिन आपको याद रखना सिटीजनशिप का कुछ कुछ जो कैटेगरी, कुछ कुछ क्राइटेरिया होता है वो कभी कभी पूछ दिया जाता है। जैसे जो पर्सन अगर 7 साल से ऊपर यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन आपको नेचुरलाइजेशन, हमने बात किया था ना, ये भी एक मेथड है, आपको फॉर्म भरना पड़ता है। अगर 7 साल से आप ज़्यादा यहाँ रह रहे हैं, आपने सिटीजनशिप के लिए मतलब भरा है, फॉर्म भरा, तो आपको यहाँ पर सिटीजनशिप का क्या मिलेगा, स्टेटस आपको मिल जाएगा। और कोई नया टेरिटरी आपको इंडिया का पार्ट बना है तो उसको भी सिटीजनशिप मिलेगा। सिटीजनशिप लॉस्ट किससे होता है, मतलब सिटीजनशिप आपका यहाँ से आपसे ले लिया जाता है सरकार द्वारा। जैसे अगर आपने किसी और देश का सिटीजनशिप ले लिया, नागरिकता ले, तो आपको सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। टर्मिनेशन हो गया, जैसे आप कहीं का सिटीजनशिप एक्वायर कर लिए, या किसी तरह से फ्रॉड आपने किया है तब यहाँ का नागरिकता लिया है, तो वो भी उस केस में भी क्या होगा, गवर्नमेंट आपसे सिटीजनशिप छीन सकती है। तो ये चीज़ याद रखना। उसी तरह एक टर्म होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसे आपको ओसीआई बोला जाता है। इसमें क्या होता है, ये एक्ट अमेंड किया था 2003 में। इसमें क्या बोला गया था, वी विच पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन एक्सेप्ट इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, मतलब आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिटीजन नहीं होने चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पर आपको कैटेगरी में, स्टेटस में दिया जा सकता है। ये एक अलग रूल है जो अभी के समय उतना नहीं चलता, लेकिन बहुत सारे पीपुल को इस तरह का दिया जाए। इसमें कुछ कुछ अलग नियम कानून होते हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है, जो हमारे पीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ओवरसीज सिटीजनशिप इतना ही याद रखना कि पाकिस्तान बांग्लादेश के अगर पीपुल है तो उनको यहाँ पर सिटीजनशिप का दर्जा आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देख लिया। तो दोस्तों ये सिटीजनशिप था। नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जो अगला हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, जो पार्ट 3 का आपको पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया, वो सारा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये सारा लेक्चर आपको स्काई एकेडमी 360 जो कि यूट्यूब चैनल है, चाहे हमारा ऐप है, वहाँ से डिस्कस आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस ये हमारा मोबाइल नंबर है, यहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ पर आप आकर विजिट कर सकते हैं, गाइडेंस आपको सारा दिया जाता है। प्लस हमारा जो कोर्सेज है हिंदी इंग्लिश में पूरा, जितने गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसकी तैयारी आपको कराया जाता है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।